हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आज हम 4 सितंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि हाल ही में रेलवे मिनिस्टर के द्वारा रोबोट रक्षक एक हेल्थ असिस्टेंट जारी किया गया है। एक तरह का ये मशीन होगा जिसका बेसिक फंक्शन ये होगा कि ये कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच में। हमें पता है कि कोविड-19 जो पैंडमिक है बहुत ही ज़्यादा इसमें केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमें ऐसे इक्विपमेंट की बहुत आवश्यकता है जो कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध करा सके। तो रोबोट रक्षक का बेसिक फंक्शन ये होगा कि जो भी पेशेंट हमारे सामने है उसकी बॉडी में क्या एक्टिविटी चल रही है वो हम आसानी से जान लें और हमारा ये हेल्प भी कर पाए। तो हम जान लेते हैं इसमें कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो इसमें कि ये मेडिकल एड रोबोट की तरह काम करेगा। पहला, जिसके थ्रू ये होगा कि कोई भी अगर पेशेंट है उसकी बॉडी में क्या सिम्टम्स चल रहे हैं, मतलब उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या रेट पे है, पल्सेस किस रेट पे चल रही हैं, साथ ही साथ उसकी बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल है हाई है या लो है ना, तो ये सारी जानकारी हमें देगा। इसके साथ साथ ही जो रोबोट रक्षक है वो 150 ऑल डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है और इसके साथ साथ ही 10 kg का वेट भी उठा सकता है। ठीक है, इतना इसके अंदर कैपेबिलिटी है। इसके साथ साथ ही अगर इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, तो हमें इसको यूज़ करने के लिए किसी मोबाइल डाटा की आवश्यकता नहीं है। ये डायरेक्टली वाईफाई से कनेक्ट करवा करके इसका काम किया जा सकता है और एक तरह का ये एंड्रॉयड सेट से चलेगा। ठीक है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बस इतना हो जाता है कि रोबोट रक्षक किसने किया और इसका प्रयोग क्या है। तो इन जनरल रक्षक है तो हम सोचेंगे डिफेंस के लिए या डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, बट ऐसा नहीं है। किसने लॉन्च किया है? तो रेलवे मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा आप मैप देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हमें पता होना चाहिए जो आपका इंडिया है, तो इंडिया की जो बाउंड्री लगती है आपका पाकिस्तान से भी लगती है। ठीक है, तो पाकिस्तान की जो सीमा लगती है वो ईरान से लगती है। तो ईरान के बाद की ये चीज़ें हैं, है ना। अगर आप ईरान को मैप में देखे हो तो आप सारी चीज़ें क्लियर कर पाओगे। तो ईरान से आपको पता होना चाहिए, ये वाला लेवल आपका ईरान का हो जाता है यहाँ से। फिर आपको इस वाले जहाँ भी ये वाटर का मैंने बनाया इसको बोलते हैं पर्सियन गल्फ। क्लियर, पर्सियन गल्फ ये जो बीच का है और इस वाले लेवल पे मैंने ऐसा जो स्ट्रेट बनाया, थोड़ा सा जगह है यहाँ से जाने के लिए। ये वाला पूरा का पूरा लेवल आपका ईरान का है और ये बीच में बॉर्डर होता है, पूरा का सी लेवल है ये। और यहाँ पे थोड़ी सी जगह है जिसको आप बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, है ना। ये बहुत सी सकरी सी जगह होती है जहाँ से शिप वगैरह जाते हैं अपने गुड्स यानी सामान लेकर ले जाकर, है ना। और ये वाला जो लेवल है यूएई, है ना, जहाँ पे आपका दुबई है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, फिर यहाँ पे आप अगर साइड में देखते हो तो कतर मिलता है। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। ठीक है, और फिर एक छोटा सा मिलता है आपको एक और कंट्री जो कि क्या है? बहरीन। और ये दोनों की सीमा किससे लगती है? तो सऊदी अरेबिया से लगती है। तो ये आप मैप समझ लो तो क्लियर हो जाएंगी। हाल ही में बात की गई है कतर की, तो कतर आप देख पा रहे हो मैप में यहाँ है। तो कतर में ये हुआ है, आपको पता होना चाहिए शिया और सुन्नी दो तरह की मुस्लिम होते हैं, जिसमें से जो आपका कतर है वो भी मुस्लिम कंट्री में ही आता है। तो कतर में ये हुआ है कि काफिला सिस्टम, ठीक है, काफिला सिस्टम को अभी हटाने की बात की गई है। तो हम काफिला सिस्टम क्या है हम जान लेते हैं। तो काफिला सिस्टम एक तरह का ऐसा सिस्टम है जो कि माइग्रेंट वर्कर के लिए दिया जाता था कि सपोज़ करिए कतर में कोई माइग्रेंट वर्कर काम कर रहा है तो वो किसी बहरीन पे या यूएई पे या इंडिया ईरान कहीं नहीं जाएगा, और अगर जा रहा है तो मतलब उसके ऊपर जैसे आपने सुना होगा बधुआ मजदूरी, है ना, मतलब पैसे बिना दिए हुए ही उससे काम करवाते जाना, है ना, सारी चीज़ें, और उसका शोषण करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी। और बहुत सारे ऐसे देशों में अभी भी चल रहा है, लेकिन कतर ने इसे हटाने की बात की गई है। दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहते हैं कि काफिला सिस्टम क्या है, तो काफिला सिस्टम को इनडायरेक्टली वे पे क्या बोल दिया जाता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, कि आप कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हो कि ये हमारे तरफ से ये परंपरागत है, जो लगेगा ही लगेगा। क्लियर, तो इसे हटाने की बात की गई है कतर के द्वारा। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफिला पूछ लिया तो क्या है, तो हमें पता होना चाहिए माइग्रेंट वर्कर के ऊपर लगता है। तो अब कोई भी माइग्रेंट वर्कर कहीं भी जाएगा, साथ ही साथ उसकी एक इनकम फिक्स कर दी गई है। इन जनरल जो कतर है, तो कतर की जो करेंसी है कतरी रियाल है। ठीक है, एक कतरी रियाल बराबर अगर आप इंडियन रुपीज़ में अगर काउंट करते हो तो 20 रुपये, है ना, के बराबर मानी जाती है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक कतरी रियाल इंडियन के रुपीज़ से ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ का 1 रुपये यहाँ के 20 रुपये के बराबर है।
ठीक है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके तहत इसको $274 दिया जाएगा, लगभग 20,000 रुपये इनकी सैलरी फ़ी फिक्स कर दी गई है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यही हो जाता है। साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए कि कोई भी अगर न्यूज़ में है तो उसका कंट्री का कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। तो दोहा कैपिटल है एंड कतरी रियाल क्या है, वहाँ की करेंसी है। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हाल ही में नेशनल स्टैटिकल ऑफिस ने रिपोर्ट जारी किया, जैसे कि आपको न्यूज़ में पता होगा कि इंडिया का जो जीडीपी रेट है बहुत ही माइनस लेवल पे चला गया है, -23.9%, जो कि बहुत ही खस्ता हालत हो चुकी है इकोनॉमी की। तो ये अभी हाल ही में ये रिपोर्ट तो जारी की गई किसके द्वारा, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बन जाता है कि NSO ये न्यू बॉडी बनी थी आपकी, इसमें 2 बॉडी को ऐड कर दिया गया था, जिसमें आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस प्लस सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस यानी NSSO प्लस CSO को ऐड कर दिया गया था 2019 में, तब बना था आपका नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। क्लियर। ये आपका जो भी सांख्यिकी रिपोर्ट होता है वो जारी करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि ये तो हमें पता होना चाहिए कि -23.9% की कमी हो गई है हमारे GDP पे। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है GDP क्या है, तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जो किसी भी देश की भौगोलिक सीमा है ना, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा में जितने लोग हैं वहाँ में जितनी भी इनकम हो रही है, ठीक है, उसको गिना जाएगा, चाहे वो देश के नागरिकों के द्वारा हो या कोई विदेशी नागरिकों के द्वारा हो, उसको हम बोलते हैं GDP। ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा GDP एंड GNP। तो GDP वो होता है सकल घरेलू उत्पाद, जो कि किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत किसी विदेशी नागरिक या उस देश के किसी विदेशी या उस देश के नागरिकों के द्वारा जितना एक साल में जितना उत्पाद किया गया हो उसका टोटल वैल्यू ही आपका GDP कहलाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो वो लेवल आपको -23.9% आया हुआ है। तो वर्तमान में अगर इन जनरल देखा जाता था तो वर्तमान में इसी समय पे हमारा 3.1% होना चाहिए था, लेकिन घाटा है। तो हमारे लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट फैक्चुअल है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ हम ये भी जान लेते हैं कि चाइना का प्रेजेंट में क्या है ग्रोथ, तो 3.2% एंड UK यूनाइटेड किंगडम का कितना है 20.4%। ठीक है। इंडिया में एग्रीकल्चर ने अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, वहाँ पे थोड़ा सा हमको अच्छा देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा लेवल सही हो रहा है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग में देखते हैं और आपका कंस्ट्रक्शन में देखते हैं तो दोनों बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन पे है, लोगों की नौकरी चली गई है, कंपनी एकदम से बंद है ना। तो ये पूरा का पूरा हमारी इकोनॉमी का खस्ता हालत चल रहा है। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि वर्तमान में नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के जो चेयरमैन है वो कौन है और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।